नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स से संबंधित बात करेंगे जो बीपीएससी 67 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जो जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसी का चर्चा करेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, नागालैंड देश की पहली कागज़ रहित विधानसभा हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट डाटा है। नेक्स्ट है, अभी आप देखते होंगे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और कहाँ कहाँ पर कौन जो है सो किनकी सरकार बनी, इसका भी ध्यान रखिएगा। पंजाब में देखिए भगवत मान बने आम आदमी पार्टी, भगवत मान आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं। गोवा में जो है सो प्रमोद सावंत बने हैं जो बीजेपी के हैं। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, वो भी बीजेपी के हैं। उत्तर प्रदेश में आप सभी जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी के हैं। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि लेटेस्ट है ना, ये सब चीज़ जो आपको पूछा जा सकता है, थोड़ा सा इसको माइंड में रखना है। आगे बात करते हैं, मणिपुर में भी चुनाव हुआ और 21 मार्च 2022 को एन बीरेन सिंह ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, ये भी मैंने आपको बताया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए भाई, भारतीय जनता पार्टी को इसमें 255 सीटें हासिल की है, ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है। और आगे बात करते हैं जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। करंट अफेयर्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन सबको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्या छोड़ना है ये बहुत मायने रखता है। स्माइल योजना देखिए, 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में स्माइल योजना को लॉन्च किया गया। आपको पूछा जा सकता है कि यह किस मंत्रालय की योजना है, तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता के लिए है। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेस स्माइल, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में संलग्न लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए, हेडलाइन दिख रहा है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जो है 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इस सुरंग को 10,000 फीट यानी 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर निर्मित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग के रूप में प्रमाणित किया है। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है। अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया था, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में अवस्थित रोहतांग दर्रे से गुजरती है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा बात करते हैं, देखिए स्टेज ऑफ इक्वलिटी, इसको भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। ये स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी क्या है? 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित किया। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक, चिंतक एवं भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। यह प्रतिमा शमशाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना स्थित त्रिडंडी चीना जीयर स्वामी आश्रम में स्थापित है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है भैया कितना फीट है, तो 216 फीट है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और इसी तरह का, जैसे ये तो हो गया स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी हो गया, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, देखिए स्टेच्यू ऑफ बिलीफ भी है। वर्तमान में राजस्थान के नाथ द्वार में भगवान शिव की 351 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। इसे स्टेच्यू ऑफ बिलीफ नाम दिया गया है। यह विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। आगे बात करते हैं, स्टेच्यू ऑफ पीस क्या है? 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। यह जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है। कानपुर में मेट्रो का शुभारंभ हुआ है। देखिए बिना पन की बहु उत्पादन पाइपलाइन परियोजना जो है ये 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
बीना मध्य प्रदेश, पनकी उत्तर प्रदेश बहु उत्पाद पाइपलाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा किस राज्य से संबंधित है। स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग के द्वारा स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट का चौथा संस्करण 2019-20 जारी किया गया। यह रिपोर्ट विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के परामर्श से नीति आयोग के द्वारा विकसित किया गया है। इस रिपोर्ट में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को स्वास्थ्य परिणामों में उनके विद्यमान परिवर्तन तथा समग्र प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान की गई है। इसमें देखिए संदर्भ वर्ष 2019-20 के बड़े राज्यों में क्रमशः केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य हैं, यानी केरल भैया देखो फर्स्ट रैंक पर है। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं। 27 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,581 करोड़ रुपया लागत की जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। ये जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित है: रेणुका जी बांध परियोजना, दूसरा है लूरी चरण जल विद्युत परियोजना, धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना, सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, सूनी बांध जल विद्युत परियोजना। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पूछा जा सकता है कि ये परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। चलिए आगे बात करते हैं। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है उसी चीज़ का जो है सो हम लोग चर्चा करेंगे, बाकी सब ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। सुशासन सूचकांक 2021-22 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक 2020 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का द्वितीय संस्करण है। इस सूचकांक की पहली बार 2019 में जारी किया गया था। इसमें देखिए सुशासन सूचकांक 2020-21 में जम्मू एवं कश्मीर वर्तमान में संघ शासित प्रदेश को पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में शामिल किया गया है। थोड़ा सा इसको देखिएगा। संयुक्त रैंकिंग समूह ए के राज्यों में गुजरात, समूह बी के राज्यों में मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली शीर्ष स्थान पर हैं। थोड़ा सा आगे बात करते हैं। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना ये क्या है? 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए भैया, महोबा में विभिन्न परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए थे। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने जल संकट समाधान के लिए महोबा उत्तर प्रदेश में विभिन्न परियोजना का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में शामिल है अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बियर परियोजना, भावनी बांध परियोजना, मंझगांव चीली स्क्रेपियर परियोजना। इसको ध्यान रखिएगा, ये सब जो है ना ये उत्तर प्रदेश की योजना है। झांसी में उद्घाटित परियोजना 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में 600 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का उद्घाटन किया। इसका निर्माण 3000 करोड़ रुपया से अधिक की लागत होगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो भैया, केन बेतवा लिंक परियोजना 8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजना के वित्त पोषण और क्रियान्वयन को मंजूरी प्रदान की। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि ये कहाँ की परियोजना है। देखो, केन एवं बेतवा आप सभी जानते हैं। केन नदी मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मध्य अंतर्राज्यीय नदी है। इसका उद्गम स्थल कटनी जिला मध्य प्रदेश से स्थित इरावन गांव है। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है, जिसमें से 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में 84 किलोमीटर। चलिए, भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गया है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोडील परियोजना दिसंबर 2021 में एनटीपीसी लिमिटेड ने ब्लूम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ब्लूम एनर्जी के पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई के साथ गठबंधन की है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 2 दिसंबर 2021 को राज्यसभा ने बांध सुरक्षा विधेयक 2019 को पारित कर दिया, जिससे देश में बांध सुरक्षा अधिनियम को लागू करने का रास्ता तैयार हो गया है। ठीक है, तो ये अधिनियम पारित हुआ है। चलिए, पोचमपल्ली सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव UNWTO की महासभा का 24वां सत्र 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 को मध्य मैड्रिड स्पेन में आयोजित हुआ। इस सत्र के दौरान 5 वैश्विक क्षेत्रों में स्थित 32 देशों के कुल 44 गांवों को वर्ष 2021 हेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें बात करते हैं पोचमपल्ली तेलंगाना के
नलगोंडा जिले में स्थित है। यहाँ की उत्कृष्ट साड़ियों के लिए इसे भारत का सिल्क शहर के नाम से भी जाना जाता है। इन साड़ियों को इक्कत नाम अनूठी शैली के द्वारा बुना जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक परियोजना का उद्देश्य वैश्विक रूप से स्वीकार होने के साथ साथ भारत की स्थिति के अनुरूप एक सूचकांक निर्माण करना। चलिए आगे बात करते हैं। देखो भैया, सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष जो स्टेट हैं वो बिहार सबसे पहला नंबर पर है। दूसरा नंबर पर देखो झारखंड आ रहा है। तीसरा नंबर पर उत्तर प्रदेश है। चौथा मध्य प्रदेश है। पांचवा मेघालय है। पांचवा मेघालय है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड। एसडीजी शहरी सूचकांक में डैशबोर्ड 22 स्थानीय शहरी निकायों के स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हुई प्रगति की निगरानी के एक साधन है। इसे नीति आयोग के द्वारा डिजाइन में विकसित किया गया है। इस सूचकांक की रूपरेखा में 56 यूएलबीएस एवं 77 संकेतक शामिल हैं। 23 नवंबर 2021 को भारत जर्मन सहयोग के तहत नीति आयोग का पहला सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक डैशबोर्ड जारी किया गया। यह सूचकांक और डैशबोर्ड नीति आयोग और जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी तथा BMZ के मध्य समन्वय परिणाम है। इस सूचकांक में शिमला को प्रथम, कोयम्बटूर को द्वितीय, जबकि चंडीगढ़ एवं त्रिवेंद्रपुरम को संयुक्त रूप से तृतीय स्थान दिया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। देखिए गंगा एक्सप्रेसवे क्या है। 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। पूछा जा सकता है BPSC 67 में। यह एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 593.947 किलोमीटर यानी 594 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ जिला के बिजोली गांव NH 334 से प्रारंभ होकर प्रयागराज जिले के जुड़ावपुर दांडू गांव में पर समाप्त होगा। इसको ध्यान रखिएगा एक्सप्रेसवे को। चलिए आगे बात करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी को हम देखेंगे, क्योंकि करंट तो बहुत सारे भरे हुए हैं लेकिन सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना ये क्या है। 19 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने प्रधानमंत्री पोषण योजना को मंजूरी प्रदान की। यह योजना वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 5 वर्ष की अवधि के लागू की जाएगी। इस योजना के माध्यम से सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यह केंद्र प्रायोजित योजना कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक सभी स्कूली बच्चों को आच्छादित करेगी। इस योजना से देश भर के 11.20 लाख का स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 11.80 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। 20 सितंबर 2021 को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया। वर्ष 2020-21 का सूचकांक अपने क्रम में तीसरा है। चलिए इसमें सबसे बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर है गुजरात, उसके बाद केरल, उसके बाद तमिलनाडु। छोटे राज्यों में गोवा सबसे पहला नंबर पर है। संघ शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर फर्स्ट नंबर पर है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उसमें देखेंगे। देखो सुजलाम अभियान 25 अगस्त 2020 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलाम अभियान का शुभारंभ किया गया। ODF स्थापित एवं गंदला जल प्रबंधन हेतु एक 100 दिवसीय अभियान है। इस अभियान के तहत निम्न प्रमुख क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 10 लाख सोख्ता गड्ढों का निर्माण, शौचालयों की मरम्मत, नए परिवारों तक शौचालय की पहुंच। तो ध्यान रखिएगा। इंदौर भारत का पहला जल आधिकारिक शहर बन गया है। वाटर प्लस सिटी इंदौर बहुत इंपॉर्टेंट है, BPSC में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं। NERF इंडिया रैंकिंग्स। 9 सितंबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की है।
यह NRF इंडिया रैंकिंग का 6वां संस्करण है। इस समग्र ओवरऑल श्रेणी के साथ सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, अनुसंधान संस्थाओं की रैंकिंग जारी की गई है। चलिए देखते हैं। वर्ष 2021 में इंडिया रैंकिंग में पहली बार अनुसंधान संस्थाओं को रैंक प्रदान किया गया। रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत संस्थाओं का मूल्यांकन मानदंडों में निम्नलिखित 5 विस्तृत समूह के आधार पर किया गया: शिक्षण अधिगम संसाधन, अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास, स्नातक परिणाम, पहुंच एवं समावेशिता बोध। देखिए, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। इस सर्वेक्षण में देश भर के सरकारी और गैर सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों की समग्र ओवरऑल सूची में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान निम्नलिखित हैं। ओवरऑल रैंकिंग में देखिएगा तो फर्स्ट रैंक में IIT मद्रास यानी चेन्नई में है। उसके बाद दूसरा नंबर पर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, तीसरा में IIT बॉम्बे, चौथा में IIT नई दिल्ली, पाँचवा में IIT कानपुर। ये सब जो है सो रैंक है। विश्वविद्यालय में देखें तो 9वां रैंक पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली है। उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 10वां नंबर पर। NRF की इस रैंकिंग में शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश की 2 संस्था IIT कानपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थान मिला है। चलिए आगे बात करते हैं। ओवरऑल रैंकिंग हमने देख लिया कि किसको मिला है फर्स्ट रैंकिंग, IIT मद्रास को। चलिए आगे बात करते हैं। देखो भैया, सिक्किम राज्य की मछली 18 सितंबर 2021 जारी एक अधिसूचना के माध्यम से सिक्किम सरकार ने कॉपर महसीर, जिसे स्थानीय रूप से कैटली कहा जाता है, जो राज्य की मछली घोषित किया गया है। कॉपर महासीर का वैज्ञानिक नाम नियोलिसोचिलस हेक्सागोनिफिस है। यह मछली मुख्य रूप से तीस्ता एवं रंगित नदियों तथा उसकी सहायक नदियों में पाई जाती है। वर्ष 1992 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो लखनऊ ने कैटली मछली को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो परीक्षा में आपको आने की संभावना ज़्यादा पूछा जाएगा, वही सब क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बाकी सब करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया है। उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से आभासी माध्यम से किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई है, ध्यान दें आप। 5 अगस्त 2022 को लोकसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया। 6 अगस्त 2021 को यह विधेयक राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, इसको दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। उमलिंग ला दर्रा विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क। 4 अगस्त 2021 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख में उमलिंग ला दर्रा पर मोटर वाहन संचालन योग्य सड़क का निर्माण कर विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। इस सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 2017 में प्रारंभ हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट देखिए हिमांग क्या है। लद्दाख में सड़क अवसंरचना के विकास के लिए अगस्त 1985 में प्रोजेक्ट हिमांग को सीमा सड़क संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट को द माउंटेन टेमर्स के भी नाम से जाना जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भैया, और इधर क्या है, लद्दाख का राज पशु एवं राष्ट्र पक्षी, ये भी जान लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है। 31 अगस्त 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा हिम तेंदुए को राज्य का पशु, जबकि काली गर्दन वाली सारस को राज्य पक्षी घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य का पहला राज्य का पशु कश्मीरी हिरन या हंगूल, जबकि राज्य पक्षी काली गर्दन वाला सारस था। हिम तेंदुए का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा उनसिया है, जबकि काली गर्दन वाले सारस का वैज्ञानिक नाम ग्रस निग्रिकोलिस है। उल्लेखनीय है कि IUCN की संकटग्रस्त प्रजाति के रेड लिस्ट में हिम तेंदुए को सुवेद पंडरेबल की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भैया, ई-रूपी का नया डिजिटल भुगतान साधन 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान साधन ई-रूपी का लॉन्च किया। यह व्यक्ति विशिष्ट और उद्देश्य विशिष्ट का एक डिजिटल भुगतान समाधान है। यह डिजिटल भुगतान हेतु एक नगद रहित और संपर्क रहित साधन है।
देश में नकद रहित लेन देनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाउचर आधारित भुगतान प्रणाली ई रूपी का विकास भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा किया गया। चलिए आगे बात करते हैं। आप सभी जानते हैं सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ है 6 जुलाई 2021 को। केंद्र सरकार ने साकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए एक पृथक मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, इस मंत्रालय का कार्यभार अमित शाह को सौंपा गया है, जबकि BL शर्मा को सहकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। देखो भैया, लोक उद्यम विभाग 6 जुलाई 2021 को एक अधिसूचना के माध्यम से लोक उद्यम विभाग को भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय से निकालकर वित्त मंत्रालय से जोड़ दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक के दृष्टिकोण से। इस नए विभाग के जुड़ने से अब वित्त मंत्रालय में 6 विभाग हो गया है। ठीक है, चलिए अब वित्त मंत्रालय के देखिए 6 विभाग कौन है, ध्यान रखिएगा। आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, निवेश व लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, लोक उद्यम विभाग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। साथ ही अब भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय भारी उद्योग मंत्रालय के रूप में परिवर्तित हो गया है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 10 जून 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण जारी किया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वार्षिक रूप से जारी श्रृंखला का यह 10वीं रिपोर्ट है। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन वर्ष 2018-19 के 3.7 करोड़ की तुलना में वर्ष 2019-20 में 3.0% की वृद्धि के साथ 3.85 करोड़ रहा है। कुल नामांकन में महिलाओं की संख्या 49% है। भारत में छात्रों के सबसे अधिक नामांकन के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए जो इम्पोर्टेंट हो रहे हैं उसी का हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए SDG में आपका जो है सो फर्स्ट रैंक केरल का है, ध्यान रखिएगा। देखिए पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव आप सभी जानते हैं। ममता बनर्जी फिर से वहाँ आ गए। इसको भी लेटेस्ट डाटा में रखिएगा। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को 215 सीटें मिले थे, भारतीय जनता पार्टी को 77 सीट, स्वतंत्र पार्टी को 1, राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी को 1। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी, ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना 12 मार्च 2021 को जारी की गई। राज्य की 234 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव एक ही चरण में 6 अप्रैल 2000 को संपन्न। इस चुनाव की मतगणना 2 मई 2021 को कराई गई। तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों में 133 सीटें DMK, 66 सीटें AIADMK, 18 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। चलिए, और आप सभी जानते हैं तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री बने हैं MK स्टैलिन, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। केरल विधानसभा चुनाव भी हुए। केरल विधानसभा के चुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना 12 मार्च 2021 को जारी की गई थी। राज्य की 140 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव एक ही चरण में 6 अप्रैल 2021 को संपन्न हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के नेतृत्व वाली वाम लोकतांत्रिक पार्टी LDF ने केरल विधानसभा चुनाव में 99 सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा UDF केवल 41 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। 20 मई 2021 को पिनराई विजयन ने केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चलिए बहुत अच्छा है। असम विधानसभा में भी चुनाव हुआ था। असम की 126 विधानसभा सीटों में भारत निर्वाचन आयोग ने 3 चरणों में चुनाव संपन्न करवाए। इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य विधानसभा चुनाव में क्रमशः 27 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 3 चरणों में चुनाव हुए। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 126 सदस्यीय असम विधानसभा के लिए वे चुनाव में 75 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेतृत्व वाले महागठबंधन में केवल 50 सीटों पर संतोष करना पड़ा। असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत विश्व शर्मा ने शपथ ग्रहण की, ये भी याद रखिएगा। पुडुचेरी विधानसभा में भी चुनाव हुए। आप सभी जानते हैं 30 विधानसभा सीटों का चुनाव एक चरण में संपन्न हुए। भाजपा ने राज्य विधानसभा सीटों की 30 सीटों में से 6 सीटें, राजग में शामिल भाजपा के सहयोगी अखिल भारतीय NRA कांग्रेस ने 10 सीटें जीती।
राजा को सत्ता में स्थापित किया। 7 मई 2021 को एन रंगास्वामी ऑल इंडिया एनआरए कांग्रेस ने पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चलिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था। अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल घोषित हुआ। 31 मार्च 2021 को महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले के पश्चिमी घाट स्थित अम्बोली में एक क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसे जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। आगे बात करते हैं। ये सब डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत करके देख लीजिएगा। आज़ादी का देखिए अमृत महोत्सव। आज़ादी के अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु भारत सरकार द्वारा आयोजित की गई श्रृंखला है। भारत की 75वीं 15 अगस्त 2022 के 75 सप्ताह पूर्व 12 मार्च 2021 के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा साबरमती आश्रम से आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक पहल को लॉन्च किया गया। यह पहल 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगी, इसको भी याद रखिएगा। युवा प्रधानमंत्री योजना 29 मई 2021 को उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना को लॉन्च किया गया। युवा योजना के संदर्भ में युवा का पूर्ण रूप है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, यानी एक तरह से युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना है। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में। देखो भैया, भारत और नीदरलैंड के बीच क्या हुआ। नीदरलैंड के राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा रानी मैक्सिमा के निमंत्रण पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 से लेकर 7 अप्रैल 2000 के मध्य नीदरलैंड की राजकीय यात्रा संपन्न की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि हाल ही में कहाँ गए थे राष्ट्रपति जी, तो नीदरलैंड। देखो भैया, भारत तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सरदार गुरबानुलुइच बेमदून के निमंत्रण भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 1 से 4 अप्रैल के मध्य तुर्कमेनिस्तान के भी राजकीय यात्रा पर गए। नेपाल देखते हैं, भारत नेपाल के बीच क्या है। 1 से 3 अप्रैल 2022 के मध्य नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत के आधिकारिक यात्रा पर रहे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। क्या हुआ भाई, जुलाई 2021 में पदभार ग्रहण करने के पश्चात नेपाल के प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से 90 किलोमीटर 132 केवी की डबल सर्किट सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन का उद्घाटन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण भारत द्वारा प्रदत्त ऋण के तहत किया जाएगा। दोनों देशों के मध्य पहले ब्रॉडगेज पैसेंजर रेल लिंक का भी उद्घाटन किया गया। यह रेल लिंक जयनगर मधुबनी बिहार को कुर्था नेपाल से जोड़ता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ऑस्ट्रेलिया क्या है भाई, एक चीज़ और थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें एक चीज़ और है। 1 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करने के माध्यम से नेपाल ICA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसको बोलते हैं 105वां सदस्य बन गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। BPSC यदि क्वेश्चन तब तक नहीं बनाया होगा तो ये क्वेश्चन सेट कर सकता है। 105वां सदस्य बन गया है। चलिए, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच क्या है। 21 मार्च 2022 को भारत में ऑस्ट्रेलिया के मध्य द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने प्रतिभाग किया। उल्लेखनीय है कि दोनों देश के मध्य प्रथम वर्चुअल शिखर सम्मेलन 4 जून 2020 को आयोजित हुआ था, जिसमें दोनों देशों के मध्य व्यापक रणनीतिक भागीदारी स्थापित हुई थी। इस शिखर सम्मेलन के उपरांत 2 अप्रैल 2022 को एक आभासी समारोह में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इसको ध्यान रखिएगा। भारत जापान क्या है। 19 से 20 मार्च 2020 के मध्य जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत के आधिकारिक यात्रा पर रहे। उनकी इस यात्रा के दौरान चोगदो में भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। उल्लेखनीय है कि पिछले भारत जापान वार्षिक सम्मेलन अक्टूबर 2018 में टोक्यो में आयोजित हुआ था। संघ शिखर सम्मेलन भारत एवं जापान के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुआ। इस शिखर सम्मेलन के दौरान जापान ने अगले 5 वर्षों के दौरान 5 ट्रिलियन येन $12 बिलियन का निवेश करने का लक्ष्य रखा है। दोनों देश के मध्य नवंबर 2019 के नई दिल्ली में विदेश एवं रक्षा मंत्री स्तरीय प्रथम 2+2 बैठक में आयोजन का स्वागत किया है। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव का स्वागत किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा।
आगे बात करते हैं। भारत अमेरिका 9 दिसंबर 2021 को नवीनीकृत भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी लॉन्च की गई। SCEF को भारत अमेरिका जलवायु स्वच्छ एजेंडा 2030 की भागीदारी के अनुसरण में नए रूप से लॉन्च किया गया। उल्लेखनीय है कि 22 से 23 अप्रैल 2021 को अमेरिका द्वारा आयोजित लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की भागीदारी की घोषणा की थी। SCEF के तहत सहयोग के 5 स्तंभों यानी पिलर्स पर अंतर सरकारी बैठकों का आयोजन किया जाएगा। ये स्तंभ है विद्युत एवं ऊर्जा दक्षता, दूसरा है उत्तरदायी तेल एवं गैस, चौथा है सतत वृद्धि और तीसरा है नवीकरणीय ऊर्जा, चौथा है सतत वृद्धि, पांचवा उभरते ईंधन। उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर भारत अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी की स्थापना की गई थी, जिसे SCEF के रूप में नवीनीकृत किया गया। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए, इस अवसर पर जैव ईंधन पर एक नए भारत अमेरिका कार्यबल के गठन की घोषणा की गई। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने अपने शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक 50 से 52% कटौती का लक्ष्य रखा गया है। भारत ने भी वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत मालदीव 25 मई 2021 को भारत द्वारा अड्डूड शहर मालदीव में भारत का एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी गई। याद रखिएगा, अड्डू शहर। 2 जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में मालदीव के मध्य सतत शहरी विकास के क्षेत्र के सहयोग में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दिया गया। भारत दक्षिण कोरिया देखते हैं। 26 मार्च 2021 को दिल्ली कैंट में भारत कोरिया मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया। यह पार्क भारत दक्षिण कोरिया के सुदूर मैत्री संबंधों का प्रतीक है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी ने 26 से 27 मार्च 2021 के दौरान बांग्लादेश की राजकीय यात्रा संपन्न की। कोविड-19 महामारी में के प्रकाश आने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है। प्रधानमंत्री की यह बांग्लादेश यात्रा 3 युगांतरी घटनाओं का स्मरणोत्सव अवसर पर संपन्न हुई, जिसका विवरण निम्नलिखित है। मुजिबुर बोरसो बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान की जन्म शताब्दी। दूसरा है भारत में बांग्लादेश के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष। तीसरा है बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम की 50वीं वर्षगांठ। 26 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह की मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने शेख मुजिबुर रहमान को मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री भारत में बांग्लादेशी युवाओं के अध्ययन के लिए 1000 सुवर्ण जयंती छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की। बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस समारोह के अवसर पर प्रख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित अजय चक्रवर्ती ने बंगबंधु को समर्पित एक विशेष राग मैत्री की रचना की। इस दौरान यात्रा के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय में बंगबंधु पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। भारत द्वारा बांग्लादेश की औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करने की तिथि 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। अब देखो प्यारे स्टूडेंट्स, ये हो गया अभी करंट अफेयर्स का वीडियो, लेकिन अभी भी ये पूरा नहीं है। इस पर थोड़ा और हम बनाएंगे, लेकिन इसको आप पहले देखिए, उसका नोट बनाइए। कहाँ कहाँ पर यात्रा किए, मोदी जी कहाँ गए, गोविंद जी कहाँ गए, किनके साथ क्या संबंध रहा, कहाँ कहाँ पर क्या खोला गया है, क्या सूचकांक है। तो आगे हम लोग और भी चर्चा करेंगे। आप कम से कम इस वीडियो को देख लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और नोट बना लीजिएगा। बाकी हम इसके आगे और भी बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। मित्रों, आज मैं UPSC 2022 के लिए PT के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलिटी के प्रश्न को लेकर आया हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको निश्चित रूप से आप लोग देखिएगा, अच्छे से नोट कीजिएगा, बहुत ही काम का चीज़ है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सदन के नेता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के संविधान में सदन के नेता को परिभाषित किया गया है। दूसरा है, लोकसभा में सदन का नेता
ध्यान रखिएगा, लोकसभा में सदन का नेता सामान्यतः प्रधानमंत्री होता है यदि वह उस, एक मिनट, थोड़ा सा एक बार और इसको पढ़ लेते हैं। लोकसभा में सदन का नेता सामान्यतः प्रधानमंत्री होता है यदि वह उस सदन का सदस्य होता है। तीसरा है, लोकसभा का नेता कभी भी व्यावसायिक सलाहकार समिति में भाग नहीं लेता है। मित्रों, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इसमें बोलता है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 2 और 3। देखिए, इसको समझ लीजिए। पहले 2 में क्या था कि लोकसभा में सदन का नेता सामान्यतः प्रधानमंत्री होता है यदि वह उस सदन का सदस्य होता है। तीसरा है कि लोकसभा का नेता कभी भी व्यावसायिक सलाहकार समिति में भाग नहीं लेता है। तो ये दोनों कथन सही था। दूसरी बात, पहला जो था कि सदन का नेता को लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों में परिभाषित किया गया है। देखिए, लोकसभा में व्यवसाय के संचालन और आचरण के नियम 2 के अनुसार सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है यदि वह सदन का सदस्य या मंत्री है जो सदन का सदस्य है और प्रधानमंत्री द्वारा उसे सदन का नेता के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया जाता है। प्रधानमंत्री वास्तव में लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा का नेता अर्थात प्रधानमंत्री व्यावसायिक सलाहकार समिति में कभी भाग नहीं लेता है। वह व्यापार सलाहकार समिति में संसदीय मामलों के मंत्री के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। राज्यसभा में सदन का नेता आमतौर पर व्यावसायिक सलाहकार समिति का सदस्य होता है। वह बीएसी का सदस्य नहीं होता है। उसे इसकी बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। पहला जो कथन था मित्रों, ये बिल्कुल गलत है। भारत के संविधान में सदन का नेता को परिभाषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित समितियों के गठन के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। पहला है बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा है अशोक मेहता समिति, तीसरा है LM सिंघवी समिति, चौथा है जीवी के राव समिति। कूट में आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, B 1 2 4 3, C 2 1 4 3, D 2 1 3 4। मित्रों, इसका उत्तर होगा 1 2 4 3 यानी बलवंत राय मेहता समिति 1957 मूल रूप से भारत सरकार के द्वारा अपने पहले के 2 कार्यक्रमों के कामकाज की जांच हेतु नियुक्त की गई। समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द पहली बार सामने आया। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति 1977-78। पंचायती राज संस्थाओं के अध्ययन के लिए तत्कालीन जनता सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है जीवी के राव समिति 1985। योजना आयोग के द्वारा नियुक्त समिति ने निष्कर्ष निकाला कि विकास प्रक्रियाओं को धीरे धीरे स्थानीय सरकारी संस्थाओं से दूर किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप ग्रास विदाउट रूट जैसी प्रणाली का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है LM सिंघवी समिति 1986। राजीव गांधी सरकार द्वारा लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर गठित हुआ था। तो मित्रों, इसका डेट आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977-78, जीवी के राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप दिया। दूसरा है, इस अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है। तीसरा है, इसने पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के न्यायोचित भाग के दायरे में ला दिया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 2, ऑप्शन नंबर बी 1 3, ऑप्शन नंबर सी 2 3, ऑप्शन नंबर डी
1 2 3। मित्रों इसका उत्तर होगा 1 2 3, यानी तीनों सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधान निम्नलिखित में से कौन से हैं? और पहला है किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का संगठन। दूसरा है ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों पर सीधे चुनाव। तीसरा है पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने की शक्तियां प्रदान करना। देखिए कौन सा कथन सही बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 2 3, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो मित्रों इसका 1 2 होगा। थोड़ा इसको समझ लीजिए इस डाटा को। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 या संविधान के भाग 9 के अनिवार्य प्रावधान। ठीक है, देखिए दिया है किसी गांव, पाला है किसी गांव या गांव समूह में ग्राम सभा का संगठन। दूसरा है ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना। तीसरा है ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव। चौथा है मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव। पांचवा है पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। छठा है तीनों स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों, सदस्यों और अध्यक्षों दोनों का आरक्षण। सातवां है तीनों स्तर पर पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीट, सदस्य और अध्यक्ष दोनों का आरक्षण। आठवां है सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए 5 साल का कार्यकाल तय करना और किसी भी पंचायत के अधिक्रमण की स्थिति में 6 महीने के भीतर नए सिरे से चुनाव कराना। नौवां है पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना। 10वां है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन। चलिए मित्रों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि राज्य विधायिका नगरपालिका में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर सकती है? पहला है नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाला व्यक्ति। दूसरा लोकसभा के सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें नगरपालिका क्षेत्र शामिल है। तीसरा राज्यसभा का सदस्य जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है। चौथा राज्य विधान परिषद के सदस्य जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी 1 2 4, डी 1 2 3 4। मित्रों इसका उत्तर होगा 1 2 3 4। देखिए नगरपालिका की संरचना, नगरपालिका के सभी सदस्य सीधे नगरपालिका क्षेत्र को लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए, ठीक है, इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जिन्हें वार्ड के रूप में जाना जाएगा। राज्य विधायिका नगरपालिका के अध्यक्ष के चुनाव का तरीका प्रदान कर सकती है। नगरपालिका में निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के लिए भी प्रावधान कर सकता है। पहला है कि नगरपालिका की बैठकों में मत देने का अधिकार के बिना नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान अनुभव रखने वाला व्यक्ति। दूसरा है लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य जो उस निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूर्ण या आंशिक रूप से नगरपालिका क्षेत्र शामिल है। तीसरा है राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं। चौथा है समितियों के अध्यक्ष वार्ड समिति के अलावा। चलिए तो ये हो गया इम्पोर्टेंट प्रश्न। मित्रों इस वीडियो में बस इतना, इसको देख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम जो है सो इससे रिलेटेड आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। सभी लोग लाइक करेंगे, जो भी वीडियो को देखेंगे निश्चित रूप से ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।